नमस्कार, जय हिंद। आइस कॉरिडोर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में देखा, किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। अब हम बढ़ते हैं उसके आगे। अब हम यहां पर समझेंगे कि किस तरीके से ये अपना व्यापार करती हैं और इस व्यापार के क्रम में ये भारत में जो भारत के शासक हैं उनसे ये उलझती हैं और उनको हरा करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा करती हैं। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका टारगेट कौन बनता है? बंगाल बनता है। तो हमें इस पूरे लेक्चर में यही समझना है कि प्लासी, बक्सर, इन सब के द्वारा कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को जीत लेती है। ठीक है, और बंगाल को जीतने के बाद वो आगे बढ़ जाती है दिल्ली तक। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इस समय तक मुग़ल साम्राज्य का शासन है, मुग़ल शासक भारत पे राज कर रहे हैं और जो बंगाल है वो मुग़ल साम्राज्य का ही एक प्रोविंस है, प्रांत है। और बंगाल का शासन कैसे होता था? गवर्नर के माध्यम से। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता था? मुग़ल किंग करता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मुर्शिद कुली खान, जो मुर्शिद कुली खान है वो लास्ट गवर्नर है जिसे मुग़ल किंग के द्वारा अपॉइंट किया गया है। कौन है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको मकसूदाबाद लाया। कहाँ पर? मकसूदाबाद लाया। कहाँ से? ढाका से। ढाका से वो मकसूदाबाद लाता है और इस मकसूदाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया था इसने? बाद में मुर्शिदाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मुर्शिदाबाद। और ध्यान रखना है, इसी ने इजारा सिस्टम भी शुरू किया था। क्या शुरू किया था? इजारा सिस्टम। इसे टैक्सेशन सिस्टम है, एक लैंड रेवेन्यू से संबंधित इजारेदारी व्यवस्था। क्लियर? अब इसके बाद देखें तो जो शुजाउद्दीन है, ठीक है, शुजाउद्दीन ये सन इन लॉ है मुर्शिद कुली खान का। ये इसके बाद गवर्नर बनता है बंगाल का गवर्नर बनता है जब मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है। क्लियर? तो मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का गवर्नर बनता है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर अलीवर्दी खान के बारे में है, जो 1740 से 1756 तक बंगाल का गवर्नर था। अब यहाँ पर देखिए, अलीवर्दी खान ने कहा कि ये जो यूरोपियंस है ना, ये मधुमक्खी की तरह है, हनी बीज की तरह है। अगर इनको आप अनडिस्टर्ब्ड, इनको आप छेड़ोगे नहीं तो ये क्या करेंगे? दे विल गिव यू हनी, सॉरी यहाँ पर मनी लिख गया, वो आपको शहद देंगी। ठीक है, शहद। एंड इफ़ ट्राई टू डिस्टर्ब देम, अगर आप उनको छेड़ोगे तो वो आपको काट काट के क्या करेंगी? मार डालेंगी। ठीक है, दे विल बाइट यू टिल डेथ, तो वो आपको काट काट के मार डालेंगी। ये बात किसने कही थी? अलीवर्दी खान ने कही थी। जब अलीवर्दी खान की डेथ होती है तो उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वो बंगाल के सिंहासन पर बैठता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में ये वॉर हुआ था। ठीक है, अब देखिए कारण क्या है इसके पीछे, रीज़न। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों ही अब बंगाल में अपना कब्जा जमा चुके हैं। कहीं कहीं पर इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है। इन लोगों ने क्या किया? बंगाल का फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, वहीं पर जहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है। तो जब फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया तो सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई। सिराजुद्दौला ने कहा कि बिना हमसे पूछे, विदाउट कोई भी परमिशन लिए बगैर इन्होंने शुरू कर दिया ऐसा। तो सिराजुद्दौला को ये बात ठीक नहीं लगी। सिराजुद्दौला ने मना किया ऐसा करने से कि आप फोर्टिफिकेशन मत करिए। लेकिन जो फ्रेंच थे वो तो मान गए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। साथ में ये जो अंग्रेज़ थे, ये जो प्रिविलेज मिली हुई थी उसका भी ये मिसयूज करते थे ट्रेड के लिए। ट्रेड में इनको चुंगी वगैरह नहीं देनी पड़ती थी जो अंग्रेज़ थे, तो इस वजह से भी ये सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने अपनी सेना भेजी और जो कलकत्ता था उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इन लोगों ने कलकत्ता की ही किलेबंदी शुरू करने मतलब किले फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? कलकत्ता पर कब्जा कर लिया सेना भेज करके। अब ये बात जो है, जब यहाँ पर, और ध्यान रखना, जब इस समय कलकत्ता पर वो कब्जा कर रहा है तो यहीं पर एक घटना हो जाती है जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये घटना है 20 जून 1756 की, 20 जून 1756 की। इसमें क्या था? इसमें एक जेड हॉलवेल, इसने बताया था, एक सर्वाइवर है जो जिसमें 23 बच गए थे, 23 में से एक ये भी है, जेड हॉलवेल।
देखिए इसने क्या बताया, इसने कहा कि जो सिराजुद्दौला है उसने एक बहुत ही छोटे से कमरे में, जो कमरे का साइज़ है लगभग 18 फीट लेंथ और 14 फीट ब्रेथ, मतलब 18 बाई 14 का एक कमरा है, और उसमें लगभग 146 लोगों को, 146 लोगों को क्या कर दिया गया था, अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने, और जिसमें से अगली सुबह तक सफोकेशन से मात सब लोग तो मर गए, सिर्फ 23 बचे, 23 लोग ही सरवाइव कर पाए। हालांकि उस समय के जो कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्टोरियन हैं गुलाम हुसैन, उनकी किताब है सैयर अल मुदखरीन, ठीक है, सैयर उल मुदखरीन, उसमें ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। तो जब ये सब घटना पहुंची उस वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के पास, तब उन लोगों ने वापस यहाँ पर मद्रास से उन्होंने सेना भेजी कलकत्ता, और उन्होंने वापस कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। किसने? वाटसन और क्लाइव ने। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम वॉर के बारे में देखेंगे। प्लासी का जो वॉर है, अभी तो ये कलकत्ता को लेकर के पूरी लड़ाई चल रही थी। अब यहाँ पर जब जो क्लाइव और वाटसन वगैरह आए यहाँ पर, तो इससे क्या हुआ, जो इंग्लिश पोजीशन थी बंगाल में वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ मजबूत हो गई। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्लाइव जो था वो बहुत ही होशियार था। क्लाइव ने क्या किया कि एक सीक्रेट अलायंस बना लिया। किसके साथ? जो धोखेबाज थे। किसके धोखेबाज? जो सिराजुद्दौला है उसके ही सेनापति को, ठीक है, जैसे मीर जाफ़र, राय, कुछ उसके सहायक थे रायदुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद, इन लोगों को क्या किया, क्लाइव ने अपने पक्ष में मिला लिया और कहा कि जब भी युद्ध होगा तुम जो सिराजुद्दौला नवाब है उसका साथ ना दे करके किसका साथ दोगे, अंग्रेज़ों का साथ दोगे। अब सोचिए, मीर जाफ़र जो कि सेनापति है किसका, सिराजुद्दौला का, और उसके हाथ में पूरी सेना है। अब आपने ऐसे सेनापति को भेजा है जो धोखेबाज है। अब सोचिए आप युद्ध जीतेंगे या हारेंगे? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर युद्ध हारना ही था। डील क्या हुई थी अंग्रेज और मीर जाफ़र के बीच में? अंग्रेज़ों ने कहा था तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। क्या करेंगे? नवाब बना देंगे। फाइनली युद्ध हुआ और 50,000 की सेना सिराजुद्दौला ने भेजी थी, लेकिन चूँकि मीर जाफ़र जैसे गद्दार भरे हुए थे तो युद्ध तो हारना ही था। ठीक है, फाइनली युद्ध हार जाता है, सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया जाता है। बाद में जो मीर जाफ़र का बेटा था मीरन के कहने पर फिर उसको मार दिया जाता है। ठीक है, मीर जाफ़र और जब इसको इधर तो सिराजुद्दौला ख़त्म हो गया। इस तरीके से जो प्लासी का युद्ध था वो फाइनली अंग्रेज़ों के पास एक, अब इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं बंगाल का, यहाँ के रिसोर्सेस को वो अब एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे, और ट्रेड के मामले में अब वो क्या हुआ, मोनोपोली उनके पास आ गई। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर युद्ध जो है अंग्रेज़ों ने जीत लिया, मीर जाफ़र से वादा किया गया था कि आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन ये भी वादा किया गया था कि आप हमारी और हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? पैसा वगैरह दे करके। तो अब नवाब जो था बंगाल का अर्थात मीर जाफ़र, अब उस एहसान तले दब गया ना कि हमको नवाब बना दिया। अब क्या होगा, तो उसने ढेर सारा पैसा, बहुत सारा पैसा दे दिया अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने यहाँ तक कि जहाज़ में लाद करके उन पैसों को ले जाना पड़ा। साथ ही 24 परगना, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में आज भी, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, उसकी ज़मींदारी भी दे दिया अंग्रेज़ों को। क्लियर? अब लेकिन समस्या यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मीर जाफ़र जो था वो और परेशान हुआ। क्यों परेशान हुआ? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लाइव का इंटरफेरेंस था। इतना ज़्यादा क्लाइव का इंटरफेरेंस था कि वो हमेशा पैसे मांगता रहता था मीर जाफ़र से, और वो परेशान हो गया। परेशान होकर के उसने एक कॉन्स्पिरेसी की डचों के साथ मिल करके अंग्रेज़ों को भगाने की। उसने कहा डचों से मिल करके हम अंग्रेज़ों के यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, मतलब नसीब ख़राब था डचों का, ये जो इसके कॉन्स्पिरेसी थी वो पता चल गई, और फाइनली अंग्रेज़ों ने क्या किया, बेदरा के युद्ध में, किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में, जो कि लड़ा गया था नवंबर 1759 में, 1759 में बेदरा का युद्ध, इसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया कम्प्लीटली 1759 में, जो कि बेदरा का युद्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर फिर समस्या तो उत्पन्न हो गई। अब देखिए, यहाँ पर अंग्रेज़ भी परेशान हो गए थे क्योंकि मीर जाफ़र उनको पैसा नहीं दे पा रहा था अंग्रेज़ों को, और इसी समय देखिए जो मीरन था, जो मीर जाफ़र का बेटा था, वो ख़त्म हो गया।
जब वो मर गया तो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई कि अब बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा। तो इधर मीर कासिम सारी घटना को देख रहा था, जो कि मीर जाफ़र का क्या था, वो दामाद था। मीर कासिम जो है मीर जाफ़र का दामाद है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, जो वेंस्टीटार्ट है, वेंस्टीटार्ट उस समय क्या है, बंगाल का नया कलकत्ता का नया गवर्नर है। उसने सपोर्ट किया किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम को कहा कि ठीक है, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे। क्लियर। और 1760 में एक ट्रीटी साइन की गई, किसके किसके बीच में, मीर कासिम और कंपनी के बीच में। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब प्रेशर पड़ा कंपनी का तो मीर जाफ़र ने क्या किया, रिज़ाइन करना उचित समझा। बोला कि अब बेहतर है कि मीर कासिम को अब बनने दो नवाब, मैं छोड़ देता हूँ। मीर जाफ़र जो था उसे एक पेंशनर बना दिया गया। 1500 रुपये पर एनम, हर साल उसे 1500 रुपये मिलेंगे मीर जाफ़र को। अब ध्यान रखना है, जो मीर कासिम है वो सबसे योग्य शासक है। ध्यान रखना है, अली वर्दी खां के बाद जितने भी नवाब बने हैं उनमें सबसे एबलिस्ट कौन है, वो है मीर कासिम। मीर कासिम पहले भी फौजदार के रूप में काम कर चुका है। किस रूप में, फौजदार के रूप में, पूर्णिया और रंगपुर में। और वहाँ पर उसने अपनी एबिलिटी को पहले ही प्रूव किया है। ठीक है। अब जब उसने पावर को एज्यूम किया तो अब इसके बाद क्या होता है, उसने सबसे पहले, उसको पता था मीर जाफ़र के बारे में सारी घटना उसने देखी थी कि अंग्रेज़ किस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे उसको। टॉर्चर का मतलब पैसे दो पैसे दो। मीर कासिम ने क्या किया, सोचा कि पहले तो इनके हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस से बचो। उसने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से उठा लाया, कहाँ पर, मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर, बिहार में। तो मुर्शिदाबाद बंगाल से उठा करके अपनी कैपिटल बना लिया मुंगेर, ताकि यहाँ पर उनका इंटरफेरेंस कम से कम हो। ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर इसने क्या किया, सेना भी अपनी उसने यूरोपियन मेथड पे तैयार करने की कोशिश किया। और यहाँ पर उसने एक मुंगेर में ही फैक्ट्री भी लगाई जहाँ पर मैच लॉक गन बनता, तोड़ीदार बंदूक। ठीक है, तोड़ीदार इसको बंदूक कहा जाता है मैच लॉक गन के लिए। मुंगेर में एक फैक्ट्री भी लगाई ताकि जो उसकी सेना है वो मजबूत हो सके। साथ ही उसने बंगाल के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ब्रेव स्टेप्स भी लिए, जिसमें ऐसी चीज़ें थी, जो ऐसे अधिकारी जो गबन कर लेते थे, सरकार का पैसा खा जाते थे, उन पर बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन लगाया गया। कुछ नए प्रकार के भी टैक्स उसने लगाए। ठीक है, जैसे खिजरी जमा, ये टैक्स जो है वो अधिकारियों के द्वारा छुपा लिया जाता था, तो उसने इसको भी लगाया। साथ ही जो पुराने टैक्स थे उसका 3/32, देख रहे ना, 3/32 पार्ट, 3/32वां पार्ट उसने लगाया। और इस तरीके से कुछ नए टैक्स भी उसने लगाए। तो इस तरीके से बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सुधार उसने किए। क्लियर। अब चलते हैं आखिर फिर मीर कासिम वगैरह की लड़ाई क्यों हो जाती है, जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कंपनी को लगा था कि मीर जाफ़र को हटा करके हम मीर कासिम को बैठा देंगे गद्दी पर, और मीर कासिम जो है वो भी एक आइडियल पपेट बन जाएगा, हमारी कठपुतली रहेगा। लेकिन मीर कासिम जो है उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। उसे पता था कि अंग्रेज़ ऐसा करेंगे, इसलिए पहले से वो सतर्क हो गया था। लेकिन ध्यान रखना है, ये एक व्यक्ति यहाँ पर है राम नारायण। ये क्या है, कई बार मीर कासिम ने उससे रिक्वेस्ट किया कि जो भी अकाउंट है रेवेन्यू का वो हमें भेजो बिहार का, लेकिन इसने क्या किया, कोई भी डेटा नहीं भेजा। और इसको जो सपोर्ट था राम नारायण को, वो अंग्रेज़ों का सपोर्ट था। इस बात से नाराज़ हो गया था मीर कासिम। दूसरी बात, जो यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो कंपनी को जो दस्तक दिया गया था, जिसमें वो ट्रेड परमिट है, इसमें वो फ्री में व्यापार कर पाते थे, तो इस ट्रेड दस्तक का भी वो मिसयूज करते थे। इंडियन मर्चेंट को वो बेच देते थे और इंडियन मर्चेंट भी फ्री में ट्रेड करते थे। ठीक है, तो ये सारी समस्या आ रही थी। अब यहाँ पर क्या किया, मीर कासिम ने कहा कि ऐसा आप लोग क्यों करते हैं, एक तो हमें राजस्व का पहले से ही नुकसान हो रहा है क्योंकि आप लोग चुंगी नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप इंडियन जो मर्चेंट्स हैं उनको भी इसका दस्तक आप बेच देते हो, तो वो भी फ्री में ट्रेड कर पाते हैं, जिससे वो भी चुंगी नहीं देते और नुकसान होता है। तो फिर क्या हुआ, अब मीर कासिम ने क्या किया कि चलो ठीक है, तुम लोग अगर नहीं मानोगे तो हम सब के लिए फ्री ट्रेड कर देते हैं, कोई भी चुंगी नहीं देगा। लेकिन अंग्रेज़ों को क्या ये बात पसंद आएगी? उनके अंदर तो रेशियल जो श्रेष्ठता की भावना थी, जिसको प्रजाति श्रेष्ठता कहते हैं, कि हम तो वाइट हैं, हमारे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो वही चाहते थे मीर कासिम से। लेकिन मीर कासिम उनकी बातों को नहीं सुनता है, और यहीं से फिर लड़ाई शुरू हो जाती है 1763 में।
एक वॉर होता है अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच में। हालांकि यहाँ पर देखें तो अंग्रेज़ जीतते गए और कई जगहों पर कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती, मुंगेर यहाँ पर अंग्रेज़ जीते। मीर कासिम हारा। मीर कासिम भाग करके, अब आप मैप देखेंगे तो इधर बिहार के बाद आप देखेंगे तो इधर यूपी पड़ता है। यूपी में का मतलब आज का अवध, ठीक है। अवध के बाद इधर दिल्ली में मुग़ल सल्तनत और यहाँ पर मुग़ल सम्राट। तो जो मीर कासिम है वो भाग कर अवध पहुंचा और वहाँ का नवाब था शुजा-उद-दौला, उससे मिला, बोला मदद करो हमारी, चलो मिल करके अंग्रेज़ों को भगाते हैं। और उसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि चलते हैं मुग़ल एम्परर के पास। मुग़ल एम्परर उस समय कौन है? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इस तरीके से 3 लोग मिल गए। कौन कौन? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब है, और मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिल करके प्लान बनाया कि अंग्रेज़ों को हराते हैं, ठीक है। और यहीं पर फिर एक बक्सर का वॉर होता है 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। इसमें जो है कंबाइंड आर्मी है किसकी, अभी हमने तीनों को देखा। ये तीनों हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। मीर कासिम और अवध का नवाब और जो शुजा-उद-दौला है, और यहाँ पर मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना जो हेक्टर मुनरो है, उस समय इंग्लिश आर्मी इसी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर इस तरीके से हेक्टर मुनरो ने इन सब को हरा दिया। तो प्लासी का जो युद्ध था उसमें तो जो बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला था उसके साथ तो धोखा हुआ था, लेकिन ये जो युद्ध है दोनों तरफ की सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत से लड़ा था। बावजूद इस युद्ध में जो अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, उस समय हालांकि बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, ठीक है, क्योंकि जब मीर कासिम भाग जाता है तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है वापस से। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों ही इस युद्ध में हार जाते हैं। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर? आप लोकेशन देखिए, ये है बक्सर और यहाँ पर है प्लासी, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ 24 परगना, 24 परगना, और यहाँ पर साउथ 24 परगना, ये 2 ज़िले हैं। अब यहाँ पर जब तीनों हार जाते हैं तब क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अगस्त 1765 में। क्लाइव जो इस समय लंदन में था, ब्रिटेन में, वहाँ से उसको वापस बुलाया गया, बोला गया कि आप ही आइए और इनसे संधि करिए। 2 संधियाँ हुई। पहली संधि हुई एक अवध के नवाब के साथ, क्योंकि जो मीर कासिम था वो सबसे पहले किसके पास गया था? अवध के नवाब के पास गया था। और उसके बाद किसके पास ये दोनों गए थे? तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास। तो जो दूसरी ट्रीटी हुई है वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, ठीक है। चलिए देखते हैं नवाब शुजा-उद-दौला जो था अवध का नवाब, उसके साथ क्या बात हुई। अंग्रेज़ों ने कहा कि एक बात बताओ शुजा-उद-दौला, जब तुम्हारे पास मीर कासिम आया था तो तुमने मना क्यों नहीं किया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे? तुम ही युद्ध का अब हर्जाना भुगतोगे, ठीक है। तुम 50 लाख रुपए कंपनी को पेमेंट करोगे, ठीक है। साथ ही इलाहाबाद और कड़ा ये कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है, इलाहाबाद के जस्ट बगल में कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। इलाहाबाद और कड़ा जो है वो शाह आलम द्वितीय को दे दोगे, जो कि मुग़ल सम्राट है। तो अवध के नवाब से ही छीन लिया गया। साथ ही यहाँ पर जो बलवंत सिंह है, जमींदार है बनारस का, उसको फुल पोसेशन ऑफ हिज स्टेट, उसकी जो भी संपत्ति वगैरह है उसको आप वापस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नवाब शुजा-उद-दौला के साथ ये ट्रीटी हुई। अब देखें शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ। तो शाह आलम द्वितीय तो मुग़ल सम्राट था, बंगाल वगैरह उसी के कब्जे में था, तो थोड़ा इससे ज़्यादा मांग की जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय को कहा गया कि अब आपका जो घर है वो इलाहाबाद में रहेगा, एक किले में अब आप रहेंगे कंपनी के प्रोटेक्शन में। और सबसे ख़ास बात कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई अंग्रेज़ों को। किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब यहाँ पर क्या बात की गई कि 26 लाख रुपए एनुअल पेमेंट दे देंगे हम, अंग्रेज़ों ने नवाब को बोला, ठीक है, ये शाह आलम द्वितीय को, कि 26 लाख रुपए पेमेंट दे देंगे। साथ में यहाँ पर देखिए 53 लाख रुपए कंपनी को मिलेंगे इन रिटर्न फॉर निजामत फंक्शंस, ठीक है। निजामत के कार्य के लिए जो कंपनी है उसको पैसा कौन देगा? ये मुग़ल सम्राट देगा। मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, द
जो भी प्रोविंस है वहाँ पर। तो इस तरीके से ये शाह आलम द्वितीय के साथ ये ट्रीटी हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो देखा, अब कोई नहीं था कि अंग्रेज़ों को चैलेंज कर पाता, क्योंकि जब मुग़ल सम्राट ही हार गया तो अब तो कोई बचा नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से अब पूरा इलाहाबाद तक का एरिया इनके कब्जे में आ चुका था। अब जो दिल्ली का रास्ता था वो खुला हुआ था, क्योंकि अब कोई रोकने वाला नहीं बचा था। और इस तरीके से पूरी सॉरी जो इंडियन हिस्ट्री है, यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। और ठीक है, तो इस तरीके से जो सुप्रीमेसी है ब्रिटिश की वो इस्टेब्लिश हो जाती है बक्सर के वॉर के बाद। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, जब बक्सर का वार हुआ तो यहीं पर द्वैध शासन बंगाल में इस्टेब्लिश किया जाता है। किसने इस्टेब्लिश किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम इस्टेब्लिश किया। डुअल का मतलब क्या है? दो सरकारें, क्योंकि बंगाल के नवाब को हटाया नहीं गया है, बंगाल का नवाब अभी भी है, बस उसकी पावर को कम कर दी गई है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब हो गया टू, रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू कौन कौन? द कंपनी एंड द नवाब। एक तरफ कंपनी होगी और एक तरफ नवाब होगा। देखिए, नवाब को काम तो दे दिया गया, बस इसके पास कोई फाइनेंस नहीं है, पैसा ही नहीं है, और कंपनी सारा पैसा ले रही है, सारा काम कर रही है, बट इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो पावर इसके पास है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके पास पावर भी नहीं है, इसको काम करना है विदाउट एनी फाइनेंस, कुछ भी इसके पास नहीं है। अब देखिए कैसे इन्होंने पावर को डिवाइड किया। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो दीवानी है, दीवानी का मतलब हो जाता है जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना, और जो निजामत है, निजामत का मतलब है पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन है, ये सब कंपनी ने अपने पास ले लिया। कुछ पावर्स दे दिया किसको? नवाब को, प्रशासनिक कामों में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो देखेगा कौन? नवाब। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने दो पावर बना दिया बंगाल में, और दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी थी। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता दोनों थी। कंपनी ने क्या कहा? कंपनी जो है वो उसने दीवानी के जो उसके राइट हैं वो दीवान के रूप में, और जो निजामत के राइट हैं उसको कैसे उसने यूज़ किया? जो डिप्टी सूबेदार होते हैं उनको नॉमिनेट करके। ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पर, जो कि उसके पास दीवानी और निजामत दोनों के राइट हैं, तो जो दीवानी के उसके पास राइट्स हैं उसको उसने एक्सरसाइज किया एज दीवान के रूप में, और जो निजामत के उसके पास राइट हैं उसको उसने दो, यहाँ पर देखेंगे आप, दो व्यक्तियों को उन्होंने डिप्टी सूबेदार के रूप में नॉमिनेट किया। किसको किसको? मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए, और राजा सिताब रॉय को बिहार के लिए डिप्टी सूबेदार के रूप में उसने बनाया। और ये जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है बंगाल का वो 1765 से 1772 तक जारी रहता है, और बंगाल का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन हर तरीके से कंटिन्यू रखा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है उसे ही माना जाता है इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि इसी ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने जो प्लासी का युद्ध था उसमें नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और यहीं से जो ब्रिटिश रूल है उसका जो बीज है वो बो दिया जाता है। ठीक है, जो प्लासी नामक जगह है वो कहाँ पर है? भागीरथी के किनारे है, नदिया डिस्ट्रिक्ट, भागीरथी जो रिवर है वो नदिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल, वहाँ पर ये है। जो अब क्लाइव की बात करें तो क्लाइव जो है वो 2 बार बंगाल का गवर्नर रह चुका था, 1757 से 1760, और इधर देखें प्लासी के समय में, और 1765 से 1767, इधर 2-3 साल के लिए आता है और इधर लगभग 3 साल के लिए रहता है वो। ठीक है, और इसी रॉबर्ट क्लाइव के ही टाइम में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी। हालांकि इसी ने साइन किया था, साइन करवाया गया था, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समय में। क्लियर। चलिए, अब अगर बात करें शाह आलम द्वितीय जो था उसको इलाहाबाद में रख दिया गया। उसकी ज़िंदगी भी बहुत ही आफत से ही भरी थी। बाद में वो अंधा हो जाता है 1788 के आसपास में, और फिर जो 1803 में दिल्ली है वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाती है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बाद इधर देखें मुग़ल सम्राट कौन बनता है? अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के बाद अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड के बाद बहादुर शाह सेकंड, जो कि हम आगे नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे उनमें जब हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये, और ये भी जो सब थे वो मात्र पेंशनर ही थे। ठीक है, इनके पास कोई बहुत ही ज़्यादा पावर नहीं थी। क्लियर।
1765 में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सिलहट की दीवानी राइट को पा लिया। सिलहट जो असम में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उनको दीवानी राइट मिल गया अंग्रेज़ों को। ठीक है, जब अंग्रेज़ों उस समय अंग्रेज़ बर्मा के साथ भी युद्ध लड़ रहे थे, तो उसी समय जो स्कॉट था उसने कोशिश किया कि सिलहट को जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैंतिया और गारो पहाड़ियों से। ठीक है, जैंतिया और गारो पहाड़ियों से। तो जैंतिया और गारो आप जानते हैं कि इन सब इलाकों में जनजातियां रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, और वहीं पर एक ट्राइब थी खासी ट्राइब। तो पहली बार अंग्रेज़ जो थे वो खासी ट्राइब के संपर्क में आए और इनको काफ़ी टफ रेजिस्टेंस मिला, काफ़ी उन लोगों ने प्रतिरोध किया तीरथ सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तीरथ सिंह के नेतृत्व में। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यम पडिक्कर इन्होंने कहा था कि 1765 से 1772 ये जो टाइम था डुअल जो हमने देखा था गवर्नमेंट, उसमें ये पूरा जो टाइम हुआ करता था वो स्टेट ऑफ द डकैत, ये एक डाकुओं का राज्य था। के एम पडिक्कर ने ये बात बोली कि ये जो टाइम था वो डाकुओं का राज्य था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर, जो कि मुगल एम्परर के द्वारा नियुक्त अंतिम जो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सरफराज खान तो हो नहीं सकता, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हमने पहले भी बात किया है, जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो क्या होगा? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार किसने बनाया था? बनाया था फर्रुखशियर ने। किसने? फर्रुखशियर ने बनाया था। यहाँ डिटेल देखिए, फर्रुखशियर ने बनाया था बंगाल का गवर्नर 1717 में। अब देखिए, जो शुजाउद्दीन है, शुजाउद्दीन जब मुर्शिद कुली खान की डेथ होती है तो शुजाउद्दीन बनता है क्या? बंगाल का गवर्नर। लेकिन ध्यान रखना है, उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला, ये है मुग़ल सम्राट। इस मुग़ल सम्राट ने शुजाउद्दीन को रेटिफाई किया था। ठीक है, पॉइंट नहीं, सिर्फ रेटिफाई किया था। इसलिए अगर हम बात करें कि मुग़ल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो कौन हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेटेड ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ठीक है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टार्ट किया, ध्यान समझना है। बिगिन, तो बिगिन का मतलब बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, अभी मैसूर के बारे में तो हमने देखा नहीं। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857, तो अभी ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये बैटल ऑफ प्लासी है जिसने शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया था। और इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है वो हार जाता है, क्योंकि उसके धोखेबाज दोस्त थे जफ़र, या लतीफ़ खान, राय दुर्लभ, ठीक है, मीर जाफ़र, इन सब ने हरा दिया था मिल करके। और ध्यान रखना है, इस समय जो सिराजुद्दौला था उसको मीर जाफ़र ने कहा था कि आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद चला आया और यहीं से वो हारना शुरू कर देता है, क्योंकि उधर वो लोग सब मिले हुए थे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका फाउंडर भारत में कौन है? ब्रिटिश एम्पायर की नींव किसने डाली? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि प्लासी के युद्ध में भी यही था। और दूसरी बात, इलाहाबाद की जब संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो उस समय भी कौन है? यही है, इसी ने आकर के संधि किया था, रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज ए हेवन बॉर्न जनरल? हेवन बॉर्न जनरल का मतलब स्वर्ग से उतरा जनरल। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कौन है? देखिए, यहाँ पर अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे लेक्चर में हमने अल्बुकर्क के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं की। रॉबर्ट क्लाइव, फ्रैंक डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो अभी डुप्ले कॉर्नवालिस की बात हमने किया नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। ये एक्चुअली विलियम पिट या पिट नाम से हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था, ये पिट
ने कहा था कि ये जो है, हाँ विलियम पिट, इन्होंने कहा था कि हेवन बॉर्न जनरल है। किसके बारे में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। और ये 2 बार गवर्नर था, हमने बात किया है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक। ठीक है, और इसी ने जो सिराजुद्दौला है उनके साथ इसने ट्रीटी साइन किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ट्रीटी साइन किया सिराजुद्दौला को तो उसने हराया था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता इन 1784? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो आप जानते हैं इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ताकि वो जो हमारे धर्मग्रंथ हैं, ठीक है, किसी भी देश पे अगर शासन करना होता है तो जब तक वहाँ के कल्चर को नहीं समझ पाएंगे तब तक राज करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने ऐसी संस्था बनाई जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, जो हमारे कल्चरल चीज़ें हैं, उनको क्या किया जाए? ट्रांसलेट किया जाए। देखेंगे इसी समय बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है ताकि वो जान सकें कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारी नब्ज़ पकड़ सकें और हम पे राज कर सकें। तो 1784 विलियम जोन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपनी राजधानी लाई? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर हम जानते हैं कि किसने बचने के लिए, अंग्रेज़ों से बचने के लिए अपनी राजधानी लाई थी? वो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, क्योंकि उसको पता था मुर्शिदाबाद में रहेंगे तो क्या होगा, ये अंग्रेज़ हमारे यहाँ हमेशा बैठे रहेंगे और पैसे मांगते रहेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लीड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज? ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेज़ों की प्रभुता को स्थापित कर दिया। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन था देखा था उसमें था कि कब शुरुआत मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है उनकी सुप्रीमेसी, क्योंकि प्लासी के युद्ध को कहा जाता है कि उसमें तो धोखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो धोखा नहीं हुआ था। वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध ने क्या किया कि अंग्रेज़ों की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर दिया कम्प्लीटली। और बक्सर का युद्ध हम जानते हैं 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय मुग़ल एम्परर, इस तरीके से हुआ था। इन तीनों ने मिल करके युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों के साथ, और उधर से था मेजर हेक्टर मुनरो, उसने क्या किया? इनको हरा दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट डिसीजन मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाई? द फर्स्ट डिसीजन मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाई? कैसे? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो यहाँ पर तो हमने बात किया ही नहीं हल्दी घाटी वगैरह, पानीपत वगैरह। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ये मिस प्रिंट होगा, ये डिसीजिव होना चाहिए ना। ठीक है, डिसीजिव मिलिट्री सक्सेस। तो इसमें कौन सा युद्ध हो जाएगा? वो हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर? बैटल ऑफ बक्सर 1764, 22 अक्टूबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवानी अधिकार प्रदान किया था? ठीक है, फर्रुखशियर, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि दीवानी का अधिकार किसने दिया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम वन, फर्रुखशियर, शुजा-उद-दौला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय, क्योंकि हमको पता है कि बक्सर के वार के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, और उसी में जो ट्रीटी शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी उसमें क्लाइव ने कहा था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली जाएगी। किससे? मुग़ल सम्राट से। अर्थात अब जो रेवेन्यू है उसका कलेक्शन कौन करेगा? ब्रिटिश करेंगे, अंग्रेज करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ये वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर सिचुएटेड थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। क्या होगा? सूरत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। मुर्शिदाबाद का जो डिप्टी दीवान था किसे नियुक्त किया गया था? क्लाइव के द्वारा, जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। हमको पता है कि उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप कि जो डुअल गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश किया जाता है और जो डिप्टी दीवान या सूबेदार कह लीजिए दीवान के माध्यम से शासन किया जा रहा था। तो यहाँ पर मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। आपको बताना है कि इसमें मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसे अपॉइंट किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान। ठीक है, क्योंकि सिताब राय बिहार के लिए थे और मुर्शिदाबाद के लिए कौन हो गए? रजा खान हो गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल एंड राजा सिताब राय फॉर बिहार। तो मुर्शिदाबाद पूछा है, मुर्शिदाबाद बंगाल में है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? रजा खान, मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट, with which one of the following mountain tribes did the British first come into contact with after the grant of Diwani in the year of 1765? 1765 के बाद उन्होंने कौन सी पहली पर्वतीय जाति के साथ उन्होंने, या जनजाति कह लीजिए, जाति कह लीजिए, ट्राइब्स के साथ कांटेक्ट में आए? गारो, खासी, कुकी या तिपेरिया। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये कौन सी जनजाति है? खासी जनजाति है, खासी ट्राइब्स है। क्लियर? चलिए अब आपको यहाँ पर बताना है कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर बैटल्स दिए गए हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो देख लेते हैं। बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास। देखिए इसमें से आप दो तो जानते होंगे, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हो गया 1757, बैटल ऑफ वांडीवास हमने बेदरा का युद्ध के बारे में बात किया था 1759, और 1760 में क्या होता है? वांडीवास का युद्ध होता है। ठीक है, जब फ्रेंच के बारे में अभी वॉर पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे वहाँ पर। 1760 वांडीवास के युद्ध में, हालांकि पहले भी हमने देखा था 1760 वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच हार गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ एक वार जो दिया गया अंबूर, उसको हमने पहले पढ़ा था लेकिन बैटल ऑफ अंबूर के नाम से नहीं पढ़ा था। देखिए ये वही टाइम है जो बैटल ऑफ अंबूर है, जब यहाँ पर इस युद्ध में हमने देखा था कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को, वो जो कर्नाटक में मुद्दा हुआ था उत्तराधिकार को लेकर के, ठीक है, ये वही मुद्दा है जहाँ पर मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रेंच, ये इन्होंने डिफीट किया था किसको? अनवरुद्दीन की सेना को। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसी युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ अंबूर, और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये बेल्लौर में लड़ा गया था 1749 में। यही कहलाता है अंबूर का युद्ध। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अंबूर है वो 1749 में लड़ा गया था, और बाकी तो आप जानते हैं वांडीवास का युद्ध है 1760 में। ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, और फ्रेंच जो है वो हार गए पूरी तरीके से, और जो सर आयरकूट था वो उस समय जो लीडर था वो ब्रिटिश आर्मी का लीडर था, और जबकि फ्रेंच जो था वो लीड बाय काउंट डी लाली, काउंट डी लाली के द्वारा ये लीड किया जा रहा था। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो ये 1764 में हुआ था, हमने इसके बारे में तो डिटेल में बात कर लिया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले होता है अंबूर, फिर उसके बाद प्लासी, और फिर उसके बाद वांडीवास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास में कौन सा फ्रेंच कमांडर था जो हार गया था? तो अभी अभी हमने देखा था कौन हारा था। देखिए यहाँ पर हमने बात किया था कि जो ब्रिटिश लीडर था वो कौन था, यहाँ देखिए आयरकूट। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रेंच यहाँ सेनापति है वो कौन है? काउंट डी लाली। तो इस तरीके से जो फ्रेंच कमांडर है काउंट डी लाली, ये युद्ध में हार गया था, वांडीवास के युद्ध में। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगोरसली। किसने सबसे ज़्यादा इनका प्रतिरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। देखिए मुगल तो हार गए और उसके बाद मुगल कमज़ोर हो गए। 1857 के विद्रोह के बाद जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनकी डेथ के बाद तो पूरा ख़त्म ही हो जाता है। राजपूत, सिख, सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रतिरोध किया वो किसने? मराठाओं ने प्रतिरोध किया था। 3 युद्ध लड़ा था मराठाओं ने, किससे? अंग्रेज़ों से।
ठीक है, देखेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो मराठा ने सबसे ज़्यादा इनका प्रतिरोध किया था। क्लियर। और आंग्ल मराठा वार हम पढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया विद क्वेश्चन। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।